लो नंबर 8, दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। विचार: जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस अमल में अपनी योजनाएं छोड़ दे। बहुत बड़ा लालच देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। तुरुप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। शक्ति की चाबी: ये नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से निडर कदम उठाता है जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वो शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके बेशुमार दुश्मन आपस में समझौता कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वो हर तरफ से लड़ता है, जिससे वो थक जाता है और आखिर में उसका विनाश हो जाता है। ऐसा होने की वजह ये है कि ये आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे कंट्रोल में नहीं होता है। वो 2-4 कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वो अपने निडर कामों के नतीजे को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसे हमेशा अपने दुश्मनों के कदमों और अपनी जल्दबाजी के कामों पर अमल करना पड़ता है। इसलिए उसकी आक्रामक ताकत ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति की दुनिया में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, परेशानियों को सुलझाने और दुश्मनों को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है? मैं घटनाओं को कंट्रोल करने के बजाय उन पर अमल करने में क्यों उलझा रहता हूँ? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही असरदार काम मान लिया है। अक्सर सबसे असरदार काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। जल्दी जीत पाने की बजाय लंबे समय के लिए शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें कि शक्ति की सच्ची बुनियाद है पहल करने की काबिलियत, अपने कामों पर दूसरों से अमल करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को हिफाजती होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति की वजह से दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक हालत का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास कंट्रोल होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस हालत तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों के कुदरती मन के झुकाव से फायदा उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या लालच दिया जाता है तो वो भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की काबिलियत लंबे समय की रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि वो आपके इलाके में होगा। दुश्मन के इलाके में आने की वजह से वो घबरा रहा होगा, इसलिए वो अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन हिफाजती बनना पड़ता है। खुदगर्जी का मतलब एक खतरनाक खेल है। जब किसी को ये शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि हालत को वही कंट्रोल कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर इन्वेस्टर डेनियल डू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वो ये चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसकी कीमत को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वो कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल ये थी कि वो वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचना है। फिर वो अपना पसीना पहुंचने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वो उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के मेंबर हमेशा डू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वो लपककर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में खुफिया जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और मेंबर उस जानकारी की बुनियाद पर फौरन शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वो कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लालच जितना
बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। ओटो वॉन बिस्मार्क कहते थे कि जब मैं हिरन के लिए दाना डालता हूँ तो मैं दाना सूंघने आने वाले पहले हिरन को गोली नहीं मारता हूँ, बल्कि तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि पूरा का पूरा झुंड वहां नहीं आ जाता। तस्वीर, शहद लगा भालू का फंदा। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है। अगर ये भालू को पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है, और मान लीजिए किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वो घातक हो जाएगा। इसलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता है, इसके बजाय वो फंदे में शहद लगा देता है। वो भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं है, वो भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। वो तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। माहिर की राय। जेंग यू द आर्ट ऑफ वॉर पर 11वीं सदी के कमेंटेटर। अच्छे योद्धा कभी दूसरों के पास नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये दूसरों के खालीपन और खुद के भरे होने का नियम है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह है।